छोटी आवाज के बड़े मंच पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। पूरा नाम जगविंदर पटियाल। पटियाल की खास बात यह है कि उसका कमिटमेंट केवल पब्लिक से है। मुझ पर पब्लिक इंटरेस्ट के सिवा किसी और का जोर नहीं चलता। पटियाल की कोशिश रहती है कि वो अपने दर्शकों को ऐसी जानकारी दे कि वो सच और झूठ का फर्क कर सके, ताकतवर के सामने कमजोर ना पड़े। पटियाल का पहला परीक्षण भारतीय राजनीति के परिवारवाद की मानचित्र का होगा। बीजेपी के परिवारवाद को चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाया है। आज पीएम बिहार में थे, लेकिन परिवारवाद पर चुप रहे। कल आरजेडी के तेजस्वी यादव ने बिहार में एनडीए के परिवारवाद की लिस्ट जारी की। इन दोनों के बीच कोई रिश्ता है या नहीं, पटियाल ने इसका अखिल भारतीय परीक्षण तैयार किया है। बहुत रोचक फैक्ट्स आपके सामने आएंगे, इसे आप मिस मत कीजिएगा। दूसरा परीक्षण उन आरोपों का करूंगा जो ईडी, आईटी और सीबीआई पर लगाए जा रहे हैं। चुनाव के समय पार्टियों की राजनीति से ज्यादा इनके एक्शन की चर्चा हो रही है। दिल्ली शराब घोटाले की जांच को मैंने अपने परीक्षण का सैंपल दिया है। काफी मेहनत से आंकड़े और फैक्ट्स इकट्ठा करके इस परीक्षण को तैयार किया है। आप जरूर देखें ताकि आपको यह पता चल सके कि एजेंसी कानून का हथौड़ा चला रही है या वो राजनीति का हथियार बन चुकी है, या फिर उनके एक्शन का चुनावी इस्तेमाल हो रहा है। आज का तीसरा परीक्षण बहुत खास है। दावा किया जा रहा है कि आईआईटी में पढ़ने वाले छात्रों को नौकरी नहीं मिल रही है। यह बहुत चिंता की बात है। जैसा कि आप जानते हैं कि आईआईटी में दाखिले का मतलब क्या होता है, गोल्डन फ्यूचर की गारंटी। लेकिन अगर वहां नौकरी के लाले हैं तो फिर बाकियों का क्या हाल होगा। पटियाल ने आईआईटी वाली बेरोजगारी का परीक्षण किया है, आप इसे जरूर देखिए। चौथा परीक्षण एक ऐसी लापरवाही का है जिसे हम और आप दुर्घटना मान लेते हैं। सड़क पर आवारा जानवरों का हिंसक अत्याचार एक्सीडेंट नहीं है, यह लापरवाही है और इसके लिए आपको हर्जाना भी मिल सकता है। बहुत ही लाभदायक और ज्ञानवर्धक परीक्षण है। आप देखिए और अपने करीबियों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। पब्लिक इंटरेस्ट में आज प्राइम परीक्षण परिवारवाद का है। इसकी बहुत बड़ी वजह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बिहार में कदम रखते हैं, चुनाव का केंद्र बिंदु परिवारवाद पर जाकर टिक जाता है। 2 मार्च को मोदी ने बिहार के दौरे के बाद लालू प्रसाद यादव ने 3 मार्च को प्रधानमंत्री के परिवार पर सवाल उठाकर इस मुद्दे को हवा दी थी। 1 महीने बाद आज मोदी फिर बिहार में थे। उनके दौरे के ठीक पहले लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने राजनीति में वंशवाद को लेकर बीजेपी और मोदी को कटघरे में खड़ा कर दिया। पीएम मोदी आज बिहार में थे। बिहार के जमुई में एनडीए के प्रत्याशी और रामविलास पासवान के दामाद अरुण भारती के समर्थन में रैली की। लेकिन तेजस्वी ने जमुई में पीएम की रैली से पहले एक ट्वीट किया। तेजस्वी ने लिखा, प्रधानमंत्री मोदी जी आज बिहार में प्रथम चरण की सीटों पर प्रचार के लिए आएंगे। चारों सीट पर वे शुद्ध परिवारवादी उम्मीदवार हैं। इनमें से 2 कथित क्षेत्रीय परिवारवादी पार्टियों के हैं और 2 उम्मीदवार देश की सबसे बड़ी परिवारवादी और वंशवादी नेताओं से भरी पड़ी बीजेपी पार्टी के। परिवारवाद के मुद्दे पर तेजस्वी यादव के इस काउंटर अटैक के बाद चुनाव से पहले चरण से ठीक पहले राजनीति में वंशवाद का मुद्दा एक बार फिर गर्म हो गया है। परिवार के लिए खूब करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लालू प्रसाद जी किसको बनाते हैं मुख्यमंत्री, किसको लड़वाते हैं, ये उनका विषय है। लेकिन क्या लालू प्रसाद जी कभी इस बात की चिंता करेंगे कि उनके समाज के और उनके विधायकों में कोई साधारण यादव एमएलए उनका मुख्यमंत्री बन सकता है? हमला करते हैं परिवारवाद पर। मोदी जी, चिराग पासवान के अपने बहनोई हैं, क्या बहनोई परिवार नहीं होता है? मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के साथी। अगर आप लोग परिवारवाद की बात करते हैं तो आदरणीय मोदी जी, अजीत पवार, उनमें दोनों गुण साथ पाया जाता है। परिवारवाद किसको कहते हैं?
जिसमें कोई सलाहियत नहीं हो, कोई जन आंदोलन नहीं किया हो, कोई सामाजिक कार्य नहीं किया हो और उसको अपने बल पर, अपने प्रभाव के बल पर एमएलए, एमपी, मंत्री बना देते हैं, उसको परिवारवाद कहते हैं। परिवारवाद उसको नहीं कहते हैं जो आंदोलन करके आता है। प्रधानमंत्री मोदी जब भी बिहार जाते हैं, वंशवादी राजनीति के लिए लालू यादव के परिवार की हमेशा मिसाल देते हैं। लेकिन आज जमुई में प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया, उसमें एक बार भी परिवारवाद का जिक्र नहीं किया। आज 28 मिनट लंबे भाषण में पीएम ने गरीबी, अपराध, भ्रष्टाचार, विकास और अर्थव्यवस्था जैसे तमाम शब्दों को कई बार इस्तेमाल किया, लेकिन पूरे भाषण के दौरान परिवारवाद का एक बार भी जिक्र नहीं आया। भाइयों बहनों, ये मोदी है। मोदी की कुछ सोच ही अलग है। ये मोदी गरीबी के ताप को सहकर यहां पहुंचा है। आरजेडी, कांग्रेस आपके हक के सारे पैसे भी लूट लेते। केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। वंदे भारत ट्रेन में सफर कर रहे हैं, तो मेरी गारंटी है विकास की। ये 10 साल में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। ये मोदी के खिलाफ अनाप शनाप पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। पीएम का परिवारवाद से किनारा लोगों को अखर रहा है, वो इसका कारण जानना चाहते हैं। पटियाल ने भी कोशिश की। इसके लिए आपको मेरे साथ भारत का परिवारवादी नक्शा देखना होगा। शुरुआत कहां से कर रहे हैं हम? जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर की राजनीति 2 परिवारों के इर्द गिर्द घूमती है। पहला है अब्दुल्ला परिवार और दूसरा है मुफ्ती परिवार। अब हिमाचल का रुख करते हैं। यहां भी राजनीति में 2 राजनीतिक परिवारों का दबदबा है और यह दशकों से रहा है। पहला परिवार कौन सा है? राजा वीरभद्र सिंह का, और दूसरा यह है धूमल परिवार। अब वीरभद्र सिंह के परिवार में उनकी पत्नी प्रतिभा और बेटे विक्रमादित्य वीरभद्र की कांग्रेसी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ धूमल फैमिली में प्रेम कुमार धूमल पहले सीएम रहे हैं, अब उनके बेटे जो हैं वो केंद्र में मंत्री भी हैं। हालांकि इस बार धूमल साहब विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े थे। अब पंजाब का रुख कर लेते हैं। यहां भी 2 राजनीतिक परिवारों का दबदबा है। पहला परिवार प्रकाश सिंह बादल का है। प्रकाश सिंह बादल पंजाब के कई बार सीएम रहे। उनकी राजनीतिक विरासत को उनके बेटे सुखबीर सिंह बादल आगे बढ़ा रहे हैं। सुखबीर बादल पंजाब के डेप्यूटी सीएम रहे। सुखबीर बादल की पत्नी हरसिमरत कौर बादल मोदी सरकार में केंद्र में यानी मंत्री रही हैं। दूसरा परिवार कौन है पंजाब का? कैप्टन अमरिंदर सिंह का परिवार, जिनकी पत्नी और बेटी राजनीति में है। अब मैं आपको हरियाणा लेकर चलता हूं। यहां चौटाला, हुड्डा और बिश्नोई फैमिली का राजनीतिक दबदबा रहा है। इसे लालों के लाल की राजनीति कहते हैं। देवीलाल, भजनलाल और बंसीलाल, ये 3 लाल हमेशा राजनीति में किसी न किसी रूप में हरियाणा में चमकते रहे हैं। अब देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। यहां कितने राजनीतिक परिवारों का दबदबा रहा है, अब ये जान लीजिए। पहला परिवार मुलायम सिंह का। दूसरा परिवार कौन है? दूसरा परिवार चौधरी चरण सिंह का है, लेकिन मुलायम सिंह की तो तीसरी पीढ़ी जो है वो एंटर कर चुकी है राजनीति में। यही हाल चौधरी चरण सिंह की पीढ़ी का भी है। जयंत चौधरी सियासी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। और तीसरा परिवार संजय निषाद का है। बेटे प्रवीण निषाद पिता की राजनीति को आगे विरासत के तौर पर लेके जा रहे हैं। चौथा परिवार ओम प्रकाश राजभर का है। ये मैं बात कर रहा हूं, याद रखिएगा, यूपी की। इसके अलावा और भी कई परिवार हैं जिसने सोनेलाल पटाल का परिवार भी शामिल है। सोनेलाल पटेल का, माफ कीजिएगा, जिनकी बेटी केंद्र सरकार में मंत्री है। मायावती के भतीजे भी पार्टी संभाल रहे हैं। अब आपको बिहार लेकर चलता हूं, जहां से 2024 के चुनाव में परिवारवाद का दंगल शुरू हुआ। यहां परिवारवादी राजनीति के नक्शे पर 3 बड़े परिवारों का दबदबा है। पहला परिवार है लालू प्रसाद यादव का परिवार। लालू प्रसाद यादव के 2 बेटे और 2 ही बेटियां उनकी राजनीतिक पारी को आगे बढ़ा रहे हैं। पत्नी राबड़ी देवी भी सीएम रह चुकी हैं और लालू प्रसाद के दूसरे जो बड़े बेटे हैं वो भी
मंत्री रह चुके हैं। दूसरा परिवार कौन है बिहार की राजनीति में? रामलाल पासवान का। पासवान साहब के बेटे चिराग पासवान और उनके पिता की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। तीसरा परिवार है जीतन राम मांझी का परिवार। उनके बेटे संतोष मांझी पिता के राजनीतिक जो उनका विरासत है उसे आगे बढ़ा रहे हैं। अब मैं आपको झारखंड लेकर चलता हूं। यहां सोरेन फैमिली का दबदबा है। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन पिता की सियासी विरासत को संभाल रहे हैं। महाराष्ट्र चलते हैं। यहां दो बड़े राजनीतिक परिवारों का दबदबा है। पहला है ठाकरे परिवार। उनके बेटे उद्धव ठाकरे भी सीएम रहे और पोते आदित्य ठाकरे मंत्री रहे। दूसरा है पवार परिवार। इसका कुनबा काफी बड़ा है। शरद पवार महाराष्ट्र के सीएम रहे हैं, बेटी सुप्रिया सुले एमपी रही हैं, भतीजे अजीत पवार महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम हैं। अब ओडिशा चलते हैं। यहां पटनायक फैमिली का सियासी दबदबा रहा है। बीजू पटनायक सीएम रहे, बेटे नवीन पटनायक ने पिता की राजनीति को आगे बढ़ाया। नवीन पटनायक भी सीएम है। कर्नाटक चलते हैं। यहां देवेगौड़ा फैमिली का राजनीतिक दबदबा है। देवेगौड़ा प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके बेटे HD कुमारस्वामी मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और इस परिवार के और सदस्य भी राजनीति में हैं। तमिलनाडु चलते हैं। तमिलनाडु में M करुणानिधि सीएम रहे हैं, अब उनके बेटे MK स्टालिन सीएम हैं। पश्चिम बंगाल का रुख करते हैं। वहां ममता बनर्जी सीएम हैं और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी MP हैं। तो ये पूरे देश में हमने सिलसिलेवार तरीके से ये आपको हाल बता दिया कि कितनी ही पार्टियां और कितने ही परिवार हर सूबे में अपना अपना दबदबा बनाए हुए हैं। तो परिवारवाद में बचा कौन है? भारतीय राजनीति का परिवारवादी नक्शा आपने देख लिया। अब पटियाल आपको बताएगा कि राजनीति में परिवारवाद के इस दबदबे के मायने क्या होते हैं। इसके लिए 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजों से जुड़े आंकड़े आपको दिखाता हूं। पंजाब की 13 सीटों में से 62% सीटों पर पॉलिटिकल परिवारों का कब्जा है। अरुणाचल प्रदेश में 50% और मेघालय की भी 50% सीट राजनीतिक परिवार ही जीतते हैं। बिहार की 40 सीटों में से करीब आधी यानी 43% सीटों पर पॉलिटिकल फैमिली के मेंबर जीत रहे हैं। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में 42% सीटों पर राजनीतिक घराने जीत गए। कर्नाटक की 28 सीटों में से 39% पर राजनीतिक वंशवाद की विजय हुई। आंध्र प्रदेश में 25 सीटों पर 2019 में 36% पॉलिटिकल परिवारों की जीत हुई। आंध्र में भी सरकार की एक पॉलिटिकल पार्टी ही परिवार ही उसको चला रहा है, वहां की सरकार को। तेलंगाना की 17 सीटों में 35 पर वंशवाद की जीत हुई, यानी 35% पर। ओडिशा की 21 सीटों में से 33% पर राजनीतिक परिवार जीते। राजस्थान की 25 सीटों पर 32% पॉलिटिकल फैमिलीज की जीत हुई। हरियाणा की 10 सीटों पर 30% राजनीतिक परिवार जीते। यूपी की 80 सीट पर 28% राजनीतिक परिवार जीते। हिमाचल की 4 सीट पर 25% राजनीतिक परिवार जीते। तो ये पूरा वो खाका है जो हमें ये दर्शाता है कि आखिरकार कैसे परिवारवादी पॉलिटिक्स की हर सूबे में धाक है या पकड़ है। अब भारतीय राजनीति में परिवारवाद का परीक्षण फाइनल स्टेज पर पहुंच गया है। तेजस्वी ने बीजेपी पर विशुद्ध परिवारवाद के आरोप गढ़े। इनकी टेस्टिंग भी पटियाल ने की। मैंने कुछ आंकड़े जुटाए जिनसे आपको यह क्लियर हो जाएगा कि बीजेपी पर लग रहे परिवारवाद के इल्जाम सही हैं या गलत। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। बीजेपी ने 10 में से 4 टिकट राजनीतिक परिवारों के कैंडिडेट्स को दिए हैं। एवरेज निकाले तो करीब 40% टिकट पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट्स के पास गए। हिमाचल का रुख करते हैं। यहां लोकसभा की 4 सीटें हैं। बीजेपी ने 4 में से 1 सीट राजनीतिक परिवार के प्रत्याशी को दी है, यानी कुल टिकट का 25%। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। 5 में से 1 सीट बीजेपी ने राजनीतिक परिवार के उम्मीदवार को दी है, तो इस हिसाब से कुल टिकट का 20% हिस्सा उनके खाते में गया। झारखंड में लोकसभा की 13 सीटें हैं। बीजेपी ने 13 में से 2 सीट राजनीतिक परिवार के कैंडिडेट को दी हैं, यानी कुल टिकट का 15%। अब मैं आपको दक्षिण में कर्नाटक लेकर चलता हूं। कर्नाटक में लोकसभा की 25 सीटें हैं। यहां 25 में से 9 सीट बीजेपी ने राजनीतिक परिवार के कैंडिडेट्स को दी हैं, यानी सीट का 36% हिस्सा राजनीतिक परिवारों को बांटा गया। तो ये हमने बीजेपी का सारा अंकगणित आपको समझाया। परिवारवाद का मुद्दा बीजेपी के लिए कैसे गले की हड्डी बन गया है, जो ना निगलते बन रहा है और ना ही उगलते। ये देखने के लिए अब आप आज उत्तर प्रदेश के सामने आई इस तस्वीर पर गौर कीजिए।
घोसी लोकसभा सीट से अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं। अरविंद राजभर ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं। अरविंद राजभर प्रचार के लिए मऊ में थे। मंच पर यूपी के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। सामने नाराज बीजेपी के कार्यकर्ता बैठे हुए थे जो ओपी राजभर के पुराने बयानों से नाराज थे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए ब्रजेश पाठक ने अरविंद राजभर को घुटनों पर बैठकर माफी मांगने को कहा। तस्वीरें आप नहीं देख पा रहे हैं लेकिन मैं डिटेल्स आपको बता रहा हूं। और ओपी राजभर के बेटे ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के सामने करीब करीब मुर्गा बनकर माफी मांगी। यानी ये होती है वोट की पॉलिटिक्स। परिवारवाद पर राजनीतिक दलों की अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। इस सिचुएशन पर पटियाल को एक पुरानी कहावत याद आती है। कहते हैं जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं उछालते। आप ये तस्वीरें देख लीजिए जिनका मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था। राजभर के बेटे से किस तरह बीजेपी कार्यकर्ताओं से ब्रजेश पाठक ने माफी मांगने को कहा। तो चुनाव की बेला है, ऐसे में वोटर के सामने सब कुछ करना पड़ता है। अरविंद राजभर वही कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता गुस्से में थे, क्योंकि अरविंद के पिता ने कुछ ऐसे बयान दिए थे जिसको लेकर बीजेपी वालों को लगता था कि ये राजभर ने ठीक नहीं किया। अब पार्टी ने टिकट दे दिया है तो इसको लेकर चुनौती तो है, वोट तो इन्हीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं के दम पर लेना था। अब सुन लीजिए ये क्या कह रहे हैं, फिर मैं इस पूरे परीक्षण को आगे बढ़ाऊंगा। तो सब लोग आशीर्वाद आएंगे। देखिए वोटर की ताकत। अच्छा, मैं बता रहा था आपको कि जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं उछालते। तेजस्वी हो चाहे बीजेपी या फिर कोई विपक्ष का अन्य दल, सब कांच के घर में ही रहते हैं। इसलिए पटियाल का मानना है कि दूसरों पर पत्थर उछालने से पहले परिवारवाद वाले आईने में हर राजनीतिक दल को अपना चेहरा एक बार जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता। अब पटियाल आपके लिए देश की राजनीति के सबसे बड़े सवालों का परीक्षण करेगा। इस सवालों का जवाब 2024 चुनाव के लिए बहुत जरूरी है। एक तरफ करप्शन के खिलाफ एजेंसियों का एक्शन है तो दूसरी तरफ इस एक्शन पर राजनीतिक दलों का आरोप। सरकार एक्शन को अपनी खूबी बता रही है जबकि विपक्ष का दावा है कि यह चुनाव में विरोधियों को हराने की चाल है। ऐसे में सवाल है कि एजेंसियों का एक्शन कानून का हथौड़ा है या चुनावी हथियार। इसका परीक्षण दिल्ली लीकर स्कैम की प्रयोगशाला में किया जाएगा। आज अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के विधायकों को संबोधित किया। सुनीता ने तिहाड़ जेल से भेजा गया केजरीवाल का संदेश भी पढ़कर सुनाया। इस संबोधन पर भी विवाद छिड़ गया है। केजरीवाल की कुर्सी से सुनीता के तीसरे संबोधन का परीक्षण भी आगे करूंगा, लेकिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल की गिरफ्तारी के मुद्दे पर हुई सुनवाई का अपडेट जान लीजिए। आज दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट से फैसले की उम्मीद थी, जो कल सुरक्षित रखा गया था, लेकिन आज भी फैसला नहीं आया। दूसरी तरफ केजरीवाल को सीएम पद से हटाने वाली याचिका पर भी आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा, सीएम को पद से हटाना एलजी और राष्ट्रपति का अधिकार क्षेत्र है। कोर्ट इस तरह का आदेश नहीं देता। कोर्ट ने यह भी कहा कि कई बार राष्ट्रीय हित निजी हित से बड़े होते हैं। कोर्ट ने केजरीवाल को कोई संकेत दिया या फिर इससे दूरी बना ली, ये भी जानेंगे। लेकिन सबसे बड़ा परीक्षण पहले आपको देखना है लिकर स्कैम को लेकर। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जेल में है। संजय सिंह को जमानत मिल चुकी है, वो जेल से बाहर आ भी गए हैं। इसीलिए सवाल ये उठ रहा है कि क्या शराब घोटाले में ईडी का शिकंजा कमजोर पड़ने लगा है? शराब घोटाले की कहानी के कितने चेहरे हैं और कितने मोहरे? आज सबका परीक्षण करूंगा। लिकर स्कैम की फाइल का एक एक पन्ना आपके सामने खोलूंगा ताकि देश को इस सवाल का जवाब मिल सके कि एजेंसी कानून का हथौड़ा है या चुनाव में हथियार।
अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये सारे साथी पूरी ईमानदारी के साथ बाहर निकलेंगे और जेल के ताले टूटेंगे। ये जहां खुल्लम खुल्ला ईडी और इनकम टैक्स के छापे पड़े और इलेक्टोरल बॉन्ड से करोड़ों रुपए भारतीय जनता पार्टी ने लिया, वो ईडी को नहीं दिख रहा। झूठे सच्चे जो आरोप लग रहे हैं उसके ऊपर ईडी जो है कहानी सुना रही है। ईडी का पूरा केस सरकारी गवाहों के दबाव में दिए गए झूठे बयानों के आधार पर है। भाजपा के ईडी के पास कोई सबूत नहीं हमारे खिलाफ। ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा के दबाव में हमें जेल में रख रहे थे। 6 महीने बेवजह आपने एक सांसद को आपने जेल के अंदर बंद करके रखा, आपके पास कोई सबूत नहीं है। संजय सिंह को जमानत मिलने से आम आदमी पार्टी के नेताओं के चेहरे खिले हैं। उन्हें उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी जेल से छूटेंगे क्योंकि जेल के ताले टूटेंगे। लेकिन क्या ऐसा संभव है? क्या ईडी के पंजे से आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं का छूटना इतना आसान है? सवाल यह भी है कि केस कानून की मेरिट पर लड़ा जा रहा है या चुनावी हार जीत में मुद्दा बनाने के लिए? जवाब के लिए बिल्कुल शुरू से प्रारंभ करते हैं। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली में नई शराब नीति लागू हुई थी। नीति लागू होने के करीब 8 महीने बाद जुलाई 2022 में नई शराब नीति में घोटाले को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई। सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को शराब घोटाले को लेकर केस दर्ज कर लिया। इसके बाद 22 अगस्त 2022 को ईडी ने भी केस दर्ज कर लिया। ये पूरा मैं बैकग्राउंड समझा रहा हूं, आपको शायद ना मालूम हो। कथित शराब घोटाले में केस दर्ज होने के बाद ईडी और सीबीआई दोनों एक्शन में आ गए। एक एक कर 15 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, यानी 15 से ज्यादा लोग इसमें नामजद कर लिए गए, जिनमें सीएम अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और ओनली मंच लाउडर के सीईओ विजय नायर, इंडो स्पिरिट के मालिक समीर महेंद्रू, केसीआर की बेटी के कविता, जिन पर 100 करोड़ की रिश्वत देने का आरोप है, साउथ ग्रुप के अरुण पिल्लई, सिसोदिया के कथित करीबी दिनेश अरोड़ा, साउथ ग्रुप के राघव मंगुटा, अरविंदो ग्रुप के केपी शरत रेड्डी। शराब घोटाले में इन सबको आरोपी बना दिया गया। लेकिन विवाद का विषय इस बात का है और जवाब भी इस बात के चाहिए कि जो आरोपी सरकार के गवाह बने हैं वो लोग कौन हैं और जो आरोपी गवाह नहीं बने वो कौन लोग हैं। जुलाई 2022 में केस दर्ज होते हैं। 19 अगस्त 2022 को सीबीआई ने सबसे पहले मनीष सिसोदिया के घर पर रेड किया। 30 अगस्त को मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर्स की तलाशी ली गई। 22 अगस्त को ईडी ने भी मनीष के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। 5 सितंबर 2022 को ईडी ने भी छापेमारी की, जैसे सीबीआई ने की थी। 17 अक्टूबर 2022 को ईडी ने सिसोदिया से 9 घंटे तक पूछताछ की। लेकिन जब 25 नवंबर 2022 को सीबीआई ने पहली चार्जशीट दाखिल की तो उसमें मनीष सिसोदिया का नाम नहीं था। जांच आगे बढ़ी। 19 फरवरी 2023 को सीबीआई ने सिसोदिया को फिर पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन सिसोदिया नहीं गए। 26 फरवरी 2023 को सिसोदिया से करीब 8 घंटे की पूछताछ हुई। सीबीआई ने पूछताछ के बाद सिसोदिया को अरेस्ट कर लिया। अब 9 मार्च पे आ जाइए। उस दिन यानी 9 मार्च 2023 को ईडी ने सिसोदिया को अरेस्ट किया। पिछले 403 दिन से सिसोदिया जेल में ही है। सीबीआई ने 31,000 की तो ईडी ने 25,000 पेज की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। 25 अप्रैल 2023 को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ शराब घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की। इस चार्जशीट में सिसोदिया पर जानबूझकर सबूत नष्ट करने के आरोप लगाए गए। पूरे केस में केजरीवाल सरकार पर जीएनसीटीडी अधिनियम 1991, व्यावसायिक लेन देन अधिनियम 1993, दिल्ली उत्पादक शुल्क अधिनियम 2009 और दिल्ली उत्पादक शुल्क नियम 2010 को तोड़ने के आरोप लगे। इन तमाम आरोपों के तहत उनको जांच में जो है वो प्रोसिक्यूट करने के लिए कार्रवाई की गई। सीबीआई ने पहली चार्जशीट में 25 नवंबर 2022 को तो दूसरी चार्जशीट में 25 अप्रैल 2023 को दाखिल करके अदालत में करीब 1 साल तक कोर्ट में इस सारे प्रकरण को लेकर दलीलें चली। बार बार सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की गई।
2 दिन पहले 2 अप्रैल को भी कोर्ट में जमानत पर सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान कोर्ट में 5 बड़ी बातें सामने आई। जांच पूर्ण हो चुकी है, पहली बात यह सामने आई। फिर आया कि चार्ज फ्रेम नहीं हुए हैं सिसोदिया पर। तीसरी बात, चार्जेस साबित नहीं हुए हैं, ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, चौथी बात। और फिर भी सुप्रीम कोर्ट दूसरे आरोपी विनोय बाबू को जमानत दे चुका है, इसलिए सिसोदिया को भी जमानत दे दी जाए। ये 5 बड़ी बातें उस वक्त सामने आई हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया को जमानत क्यों नहीं मिल रही? सिसोदिया की जमानत में सबसे बड़ा रोड़ा आखिर है क्या? देश के कानून की जानकारी रखने वाले हमारे रिपोर्टर निपुण सहगल से जानिए कि आखिरकार ये मसला उलझा कहां हुआ है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी एक के बाद एक लगातार गिरफ्तारियां कर रही है और उसकी जांच अभी पूरी नहीं हुई है। इसी कारण से आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने में और मुकदमे को शुरू करने की प्रक्रिया में भी विलंब हो रहा है। लेकिन मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है पीएमएलए एक्ट की धारा 45, क्योंकि ये धारा मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों की जमानत को बहुत कठिन बना देती है। यह धारा कहती है कि मनी लॉन्ड्रिंग के किसी आरोपी को कोई कोर्ट तभी जमानत दे सकता है जब प्रथम दृष्टया ऐसा लगे कि वो अपराध में शामिल नहीं है। इसी चलते सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 30 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया को जमानत देने से मना कर दिया था और उनसे 6 महीना इंतजार करने को कहा था। मनीष सिसोदिया की जमानत बार बार खारिज की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट संजय सिंह की जमानत के मामले में ईडी से पूछ चुका है, सबूत क्यों नहीं दिए गए। इसी आधार पर संजय सिंह को जमानत भी मिल गई। लेकिन क्या मनीष सिसोदिया की जमानत का आधार भी संजय सिंह की जमानत बन सकती है? इस केस का जांच स्टेटस क्या है? संजय सिंह पर चार्ज फ्रेम हो चुके हैं। संजय को अक्टूबर 2023 में गिरफ्तार किया गया था। 2 दिन पहले बेल मिली है। कथित शराब घोटाले में दिनेश अरोड़ा, राघव मंगुटा और पी शरत रेड्डी पहले ही सरकारी गवाह बन चुके हैं। ये 3 सरकारी गवाह इंपॉर्टेंट हैं जिनके जरिए ईडी इन आम आदमी पार्टी के नेताओं को घेर रही है और चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं इस मामले में। मतलब केस एक ही है, आरोपी अलग अलग और केस का स्टेटस भी अलग अलग है। इस पूरे मामले में पटियाल ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों से बात की। ये जानना भी चाहा उनसे कि इस तरह की कानूनी स्थिति में जांच एजेंसी की भूमिका क्या होती है। जांच एजेंसी कानूनी रास्ते पर है या फिर राजनीति के रास्ते में उसे कहीं भटका दिया है। इस केस में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो इंटाइटलमेंट होती है अक्यूज की, वो तभी होती है जब उसने अपनी वजह से कोई मैटर में डिले ना कर रखा। तो इसमें इशू ये होगा जो डिले हुआ है वो इस वजह से हुआ है कि जो प्रोसिक्यूशन है या जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, क्या डिले उसकी वजह से हो रहा है, वो डिले ले रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, डेट ले रहे हैं, या वो कोर्ट की किसी वजह से डिले हो रहा है, या फिर वो अक्यूज की किसी वजह से डिले हो रहा है कि कानूनी दाव पेश लग रहे हैं, कोई और कारण हो रहा है। तो अगर पहला केस है कि जहाँ पे प्रोसिक्यूशन या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की वजह से डिले हो रहा है तो श्योरली सिसोदिया साहब इज एंटाइटल्ड टू मूव फॉर बेल। पर अगर जो डिले हो रहा है वो प्रोसिक्यूशन की वजह से नहीं हो रहा या इस वजह से हो रहा है क्योंकि जो अक्यूज है वो डिले कर रहा है, तो ऑफकोर्स उनको इस बात का बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि वो जो है वो खुद अपनी गलतियों का फायदा उठाने की कोशिश कर। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 29 अक्टूबर 2023 के फैसले में ये बहुत क्लियर साफ लफ्जों में लिखा था कि अगर तो 6 महीने के अंदर मनीष सिसोदिया के खिलाफ ट्रायल खत्म नहीं होती या ट्रायल किसी नज़दीकी के पास भी नहीं आती या कोई क्लोजर की तरफ नहीं आती, तो मनीष सिसोदिया ऐसे सूरत में दोबारा ट्रायल कोर्ट के सामने अपनी एक फ्रेश बेल एप्लीकेशन लगा सकते हैं। और जाहिर सी बात है जब वो बेल लगाएंगे तो ट्रायल कोर्ट जो है वो बेल को डिसाइड करेगी अनइन्फ्लुएंस्ड बाय एनी ऑब्जर्वेशन बाय द हाई कोर्ट और बाय द ट्रायल कोर्ट और इवन बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब क्योंकि अभी तक इसमें एक विटनेस भी अभी तक एग्जामिन नहीं हुआ और 6 महीने भी खत्म होते हैं 30 अप्रैल को, तो मेरे ख्याल से मनीष सिसोदिया को ट्रायल कोर्ट के अंदर दोबारा बेल लगानी चाहिए और ट्रायल कोर्ट को ये बेल एप्लीकेशन ऑन मेरिट्स डिसाइड करनी चाहिए, ना ही कि किसी दबाव पे, क्योंकि ऑलरेडी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने एक प्राइमा फेसी व्यू लेके उनकी बेल रिजेक्ट कर ली है। आज अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने केजरीवाल की कुर्सी से आम आदमी पार्टी विधायकों को संबोधित किया, लेकिन आज वीडियो का बैकग्राउंड कुछ
बदला बदला सा था। भगत सिंह और बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर के साथ सीएम केजरीवाल की तस्वीर भी वीडियो के बैकग्राउंड में नजर आई। सुनीता केजरीवाल के नए वीडियो पर विवाद छिड़ गया। क्या है ये विवाद, आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आप सुनिए कि सुनीता केजरीवाल ने आज क्या क्या कहा। आपके केजरीवाल जी ने सभी विधायकों के लिए जेल से संदेश भेजा है। मैं जेल में हूं, इस वजह से मेरे किसी दिल्ली वासी को किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हर विधायक इलाके का रोज दौरा करे और लोगों से पूछे कि उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। जिसको जो समस्या हो उसे दूर करे। और मैं केवल सरकारी विभागों की समस्याओं का समाधान करने की बात नहीं कर रहा, हमें लोगों की बाकी समस्याओं का समाधान करने की भी कोशिश करनी है। दिल्ली के 2 करोड़ लोग मेरा परिवार हैं। मेरे परिवार में कोई किसी वजह से भी दुखी नहीं होना चाहिए। भगवान सबका भला करे। सुनीता केजरीवाल के वीडियो बैकग्राउंड को देख बीजेपी नेता भड़क गए। बीजेपी ने इसे बाबा साहब अंबेडकर और शहीद भगत सिंह का अपमान बताया। अरविंद केजरीवाल खुद 10 सालों में 10 बार अपने क्षेत्र में नहीं गए होंगे। क्षेत्र की जनता ढूंढती रहती है उन्हें, और विधायकों को संदेश दे रहे हैं जनता का काम करने का, जब आप चुनाव सर पर हैं। अगर क्षेत्र में काम किया होता तो ऐसे संदेशों की जरूरत नहीं पड़ती। दिल्ली की जनता को लूटने का, ठगने का जो काम आपने किया है, शराब घोटाले के माध्यम से, जल बोर्ड घोटाले के माध्यम से, और कई घोटाले हैं, उसके लिए दिल्ली की जनता से माफी मांगे सब लोग। देश में आम आदमी पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था, लेकिन अब आपके दिग्गज नेता ही भ्रष्टाचार के आरोपों में चलते जेल बंद है। बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी के खिलाफ भ्रष्टाचार का नैरेटिव सेट करने में लगी है। पीएम मोदी आज बिहार के जमुई में थे। पीएम ने जमुई से भ्रष्टाचारियों पर जमकर हमला बोला। आज देश के सारे भ्रष्टाचारी जो हमेशा एक दूसरे से लड़ते थे, एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, एक दूसरे को जेल में बंद करने की मांग कर रहे थे, अब वो सब मिलकर मोदी आया। भ्रष्टाचारी कान खोल करके सुन ले, ये मोदी नहीं आया, 140 करोड़ देशवासियों का भ्रष्टाचारियों के प्रति गुस्सा निकल करके आया है। सालों की जांच के बाद अगर कानूनी प्रक्रिया आरोप तक तय नहीं कर पाती है तो आरोपों की जगह मिलती है, यानी उनको नई जगह मिलती है। उम्मीद है देश की अदालतें और एजेंसी जल्द से जल्द देश के सवालों का सही जवाब देंगी कि एजेंसी न्याय पथ पर है या राजनीति उनके एक्शन को, अपनी छवि को चमकाने का हथियार बना रही है। अब पटियाला 2024 के लिए वोटर के मूड का परीक्षण करेगा। यह हमारी खास कोशिश है। इसमें हम आपको राज्य के हिसाब से वोटर पर सियासी घटनाक्रम का असर दिखाएंगे। वोट का अंतर भी लगातार बताता रहूंगा। अब तक दिल्ली, हरियाणा, यूपी और बिहार का हाल आपको बता चुके हैं और आज महाराष्ट्र के साथ आंध्र प्रदेश की स्थिति आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र का वोट मीटर क्या कहता है। प्रदेश 2 महागठबंधनों और 6 पार्टियों के बीच बुरी तरह से फंस चुका है। यहां लोकसभा की 48 सीट हैं। यहां पर गठबंधन के हिसाब से वोट का प्रतिशत आप जान लीजिए। एनडीए के साथ इस वक्त 41% वोटर हैं और इंडिया के साथ 41% वोटर हैं। अन्य के साथ 18% वोटर हैं। सी वोटर के सर्वे में अब तक टक्कर कांटे की है, क्योंकि बड़े दल जो हैं वो 41 पर हैं। अब आप आंध्र प्रदेश का मूड देखिए। लोकसभा की 25 सीटें हैं। यहां पर कांग्रेस के प्रदेश में सीएम और सबसे ताकतवर पार्टी के नेता जगन के सामने उनकी बहन शर्मिला को कांग्रेस ने खड़ा कर दिया है। दोनों के पिता प्रदेश के चर्चित मुख्यमंत्रियों में से एक थे। वहीं तीसरा पक्ष टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू का है। वैसे खिलाड़ी तो और भी हैं वहां मैदान में, लेकिन लड़ाई में कौन कौन है ये अब आपको जानना होगा। एनडीए को 47% वोट है वहां पर। वाईएसआर कांग्रेस को 43% वोट हैं। इंडिया को 3% वोट हैं। अन्य के पास अभी तक
7% वोट है। ये ताजा स्थिति है वहां पर। अब पब्लिक इंटरेस्ट में देश के सबसे आईआईटी की बेरोजगारी का परीक्षण करेंगे। ये सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है और इस तरह बेरोजगारी फैलती है तो इसका परीक्षण बनता है। देश के हर घर का सपना है आईआईटी। हर साल करीब 12 लाख छात्र अपनी किस्मत आजमाते हैं। एडमिशन मिल गया तो समझो ब्लैंक चेक हाथ लग गया। देश में अभी 23 आईआईटीज हैं। इनमें से 17,325 सीट हैं टोटल जो स्टूडेंट्स को मिलती हैं। 4 साल की पढ़ाई के बाद कैंपस प्लेसमेंट की बारी आती है। नौकरियां क्लास में ही बनती हैं। इस साल जनवरी में आईआईटी में प्लेसमेंट शुरू हुए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि 3 महीने के बाद भी अलग अलग आईआईटीज के 30 से 36% स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिली। इतना एलीट इंस्टीट्यूट और जॉब ना मिले, सवाल तो बनता है। आईआईटी बॉम्बे जो देश के सबसे बेहतरीन संस्थानों की लिस्ट में है, हमेशा टॉप पर रहता है, वो वहां अभी भी 36% स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिली है। 2000 स्टूडेंट्स ने प्लेसमेंट के लिए रजिस्टर करवाया, जिसमें से 712 स्टूडेंट्स को नौकरी के लिए किसी कंपनी ने नहीं चुना। यह महत्वपूर्ण बात है। पिछले साल के मुकाबले प्लेसमेंट कम हुए हैं। यही नहीं, प्लेसमेंट में जो पैकेज स्टूडेंट्स को मिलता था उसमें भी कमी आई है, यानी मोटी सैलरी का वजन घट गया है। हैरानी की बात यह भी है कि कंपनियां आईआईटी जैसे संस्थानों में भी कम आ रही हैं। बेरोजगारी पर हमने आईआईटी कानपुर के एल्यूमिनाई धीरज सिंह से बात की तो उन्होंने क्या कहा आप भी सुन लीजिए। यहां यह भी बता दें कि धीरज की आरटीआई के जरिए ही ये सूचना देश के सामने सार्वजनिक हुई। सिर्फ 36% हमें लग रहा है कि इस बार ये मुद्दा उठा है, लेकिन पिछले साल भी यह लगभग 32% था। माने कि अगर आंकड़ों को हिसाब से देखा जाए तो 700 बच्चे पिछले साल भी बेरोजगार पास आउट हुए थे। 20 साल पहले मैं आईआईटी में था तो थोड़े लोगों की जॉब नहीं लगती थी, बट वो कई लोग ऐसे भी होते थे जो जॉब नहीं लेना चाहते थे। अब यह है कि आप इतने लोग जॉब लेना चाहते हैं, 700 लोग, लेकिन उनके हाथ में जॉब का कोई संसाधन नहीं दिख रहा है। हर आईआईटी में आज की तारीख में जैसे हम बैठे हैं उसमें 700 से 900 के बीच में, जितनी बड़ी आईआईटी उतने ज़्यादा बेरोजगारी की संख्या, जो बहुत चिंताजनक बात है। एंट्री है बच्चों की, वो एंट्री हमारी बढ़ रही है और जॉब्स कम निकल रही हैं, तो कहीं ना कहीं आके ये रोड जो है, कहीं जो एक कहते हैं कोलिजन जो है, वो अब हो चुका है। पिछले 2 साल से बेरोजगारी का ट्रेंड जारी है। छात्र ज्यादा हैं, नौकरी कम। इसके पीछे वजह क्या है? पटियाल ने यह जानने की कोशिश की। पूरी दुनिया में चर्चा है कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से नौकरी जा रही है। तो क्या आईआईटी की बेरोजगारी के पीछे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है? इसी साल जनवरी में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ ने दुनिया को अलर्ट किया था कि दुनिया की 40% नौकरियों पर एआई का प्रभाव पड़ेगा, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ेगा तो असर नौकरी पर आएगा। एआई की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित आईटी सेक्टर है और आईआईटी से सबसे ज्यादा प्लेसमेंट इसी सेक्टर में होते हैं और इसी वजह से आईआईटी में प्लेसमेंट के लिए कंपनियां अब कम आ रही हैं। पटियाल की बात तो आप ध्यान से सुनते ही हैं, आगे एक बात पर और गौर कर लीजिए। एआई की वजह से 2027 तक 16 मिलियन यानी 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी अगर वो खुद का स्किल अपडेट नहीं करेंगे। जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट होता है ना, ऐसे ही स्किल भी अपडेट होता है। आईआईटीज में एक बड़ा ट्रेंड देखा गया है कि कई स्टूडेंट्स सेफ जॉब्स की ओर भी रुख रखते हैं और उनमें से एक है कोचिंग सेंटर्स में जॉब करना। इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं, सोचते हैं पढ़ा लेंगे। सेफ ऑप्शन सिर्फ कोचिंग ही नहीं है। आईआईटी के स्टूडेंट एसएससी और यूपीएससी की तैयारी के लिए भी उन नौकरियों की तरफ अपना रुख कर लेते हैं और एक्सपर्ट बताते हैं कि ये ट्रेंड हाल ही में बहुत बड़ा है। इस ट्रेंड का प्रवीण त्यागी से सुनिए कि कैसे क्या असर पड़ता है। अपनी कोचिंग की बड़ी संख्या में आईआईटी के लड़कों को नौकरी दे रहे हैं। There is a temporary realignment of jobs that is happening. Companies कम प्रोजेक्ट, कम मैन पावर उन्हें लग रही है इन एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट्स। वो आउटसोर्स कम काम कर रहे हैं टू एशियन एंड इंडियन कंपनीज। तो इन सब की वजह से एक टेम्पररी इफेक्ट हमें दिख रहा है कि भाई जॉब्स कम लग रही हैं, बट फाइनेस्ट ब्रेन्स की सबको जरूरत है, हर सेक्टर में जरूरत है। अभी रिसेंटली हम पेस के लिए
टीचर्स की ज़रूरत होती है हमें। हम IIT दिल्ली और IIT मुंबई में कैंपस इंटरव्यूज़ करके हमने 25 लोगों को सेलेक्ट किया है। तो दूसरे सेक्टर्स का फ़ायदा होगा। ये बच्चे अपने स्टार्टअप्स करेंगे, ये बच्चे अपना दिमाग कुछ ना कुछ क्रिएटिव डोमेन में, कंस्ट्रक्टिव डोमेन में लगाएंगे और IIT से पास आउट बच्चा कोई भी, नौकरी लगे ना लगे, वो कहीं ना कहीं कामयाबी के रास्ते पे चलेगा ही चलेगा। IIT जैसे संस्थानों में जॉब क्राइसिस की तलाश करते करते हमारा ध्यान एक और बड़ी वजह पर पड़ा और वो है दुनिया भर में चल रही छंटनी। साल 2022 में 1064 बड़ी टेक कंपनियों और स्टार्टअप्स ने 2022 में 1,65,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाल दिया। साल 2023 में यह आंकड़ा बढ़कर 2,63,000 पहुंच गया और 2024 में अब तक 57,000 से भी ज्यादा की छंटनी हो चुकी है। ये आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं। भारत में भी 2020 में अब तक टेक कंपनियों ने 50,000 से ज्यादा की छंटनी की है। तो IIT में बेरोजगारी के कई कारण हैं। उनमें से बड़ा कारण AI भी हो सकता है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हो सकता है। दुनिया भर के देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी दुनिया भर में अमीरों की रफ्तार पर शायद इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। दुनिया में अमीरों का हाल बताने वाली फोर्ब्स की लिस्ट आई है। फोर्ब्स की नई लिस्ट में पिछले साल के मुकाबले इस साल 141 नए चेहरे अरबपति क्लब में शामिल हुए हैं। दुनिया भर में फिलहाल 2,781 अरबपति हैं। अब भारत की बात कर लेते हैं। पिछले साल 169 अरबपति भारतीयों ने इस लिस्ट में अपनी जगह बनाई थी। इस साल यह आंकड़ा बढ़कर 200 अरबपतियों तक पहुंच गया है। 2024 की फोर्ब्स की लिस्ट में 25 नए अरबपति भी शामिल हुए हैं। फोर्ब्स की लिस्ट के मुताबिक अमेरिका में सबसे ज्यादा अरबपति हैं, जिनकी संख्या है 813। ऐसे ही दूसरे स्थान पर है चीन, जिसकी संख्या है 473 अरबपति, और तीसरे स्थान पर है भारत, जो 200 अरबपतियों का घर है। तो भारत के लिए अच्छी बात है। भारतीयों की लिस्ट में अंबानी अडानी का भी दबदबा है। अंबानी 116 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ लीड कर रहे हैं। वहीं अडानी 84 अरब डॉलर के साथ भारत के रईसों में दूसरे नंबर पर हैं। अंबानी एशिया की अकेली ऐसी शख्सियत है जो दुनिया के 100 अरब डॉलर क्लब में शामिल हो गए हैं। अब बात फोर्ब्स की लिस्ट से जुड़े भारतीयों के 25 नए अरबपतियों की। इसमें से 21 पुरुष हैं और 4 महिलाएं शामिल हैं। आपके मन में सवाल होगा कि किस धंधे में कमाई अरबपति तैयार कर रही है। इस मामले में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने बाजी मारी है। फोर्ब्स की लिस्ट में भारत के 9 नए अरबपति इसी सेक्टर से हैं। वहीं रियल एस्टेट से 4, ऑटोमोबाइल सेक्टर से 3, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट सेक्टर से 2, फूड इंडस्ट्री से 2, हेल्थ केयर से 2, एनर्जी सेक्टर से 1, फैशन रिटेल सेक्टर से 1 और टेक्नोलॉजी सेक्टर से 1 नया अरबपति इस लिस्ट में जुड़ा है। 25 नए अरबपतियों की लिस्ट में हमने देखा तो एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा सामने आया और पता चला कि 25 लोगों में एक भी यंग नहीं है, यानी सभी नए अरबपतियों की उम्र 51 साल से यानी 51 साल से ज्यादा है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि इस बार जो 4 नए अरबपति बने हैं उनकी उम्र 81 साल से ऊपर है। मतलब यह हुआ कि उम्र के मोहताज नहीं है अमीरी, बस सही दिशा में सही फैसला लेकर प्रयास करना चाहिए। आप भी या कोई भी बड़ा बिजनेसमैन अरबपति बन सकता है। अब पटियाल एक ऐसा परीक्षण करेगा जो आवारा जानवरों के हिंसक हमले के बारे में आपकी सोच बदल देगा। हम सड़क पर आते हैं और कोई आवारा जानवर जानलेवा हमला कर देता है। हम इसे दुर्घटना या किस्मत समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ये लापरवाही है और इसके खिलाफ हर्जाना मिल सकता है। मैं आपको ये समझाने के लिए 3 तस्वीरें दिखाता हूं। पहली तस्वीर दिल्ली की है। आवारा जानवर के हमले में बेटे को स्कूल छोड़ने जा रहे पिता की मौत हो गई। दूसरी तस्वीर बरेली में 65 साल के बुजुर्ग पर बेकाबू सांड ने हमला कर दिया, उनकी जान चली गई। और तीसरी तस्वीर में 2 आवारा जानवर आपस में लड़ते हैं, एक मोटरसाइकिल से टकरा जाते हैं, बाइक पर सवार 2 लोग घायल हो जाते हैं। ऐसे ना जाने कितने हमले हैं जिन्हें हम दुर्घटना या ईश्वर का विधान समझकर सहन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है ये समझिए। आवारा जानवर का हमला सिस्टम की लापरवाही है, इसका हर्जाना मिलता है। कैसे, ये समझने के लिए पटियाल की बात को ध्यान से सुनिए। साल 2018 में राजकोट के गंजीबड़ा में वहां रहने वाले 40 साल के मुकेश मोहन भाई राठौर
बाइक से सवार होकर अपने घर की ओर जा रहे थे, तभी एक आवारा सांड ने उन पर हमला कर दिया। हादसे में मुकेश राठौर की मौत हो गई। परिवार ने मुकेश की मौत का जिम्मेदार राजकोट महानगर पालिका को ठहराया। महानगर कोर्ट पालिका ने उनके खिलाफ जो है वो सिविल कोर्ट में मुकदमा दर्ज करवाया गया। मुकेश की मौत महानगर पालिका की लापरवाही से हुई है, ये दावा किया गया उस मुकदमे में, जिसकी भरपाई के लिए उन्हें 15 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। कोर्ट ने ये मुआवजा मांगने के बाद परिवार के दावों को जायज मानते हुए राठौर परिवार को ब्याज के साथ कुल 13,70,000 रुपए मुआवजा देने का आदेश भी दिया। तो इसलिए अगर आपके साथ ऐसा हो तो आपने इसे ईश्वर या कोई जो है दुर्घटना नहीं मानना है। 20th लाइव स्टॉक सेंसस की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में आवारा पशुओं की संख्या 50 लाख से ज्यादा है। अब एनसीआरबी की वो रिपोर्ट देख लीजिए जो ये बताती है कि साल 2022 में आवारा जानवरों ने 1,510 लोगों की जान ले ली। साल 2021 में 1,264 लोगों की जान ले ली। 2020 में 1,305 लोगों की जान आवारा जानवरों के हमले में चली गई। आज पब्लिक इंटरेस्ट में बस इतना ही, लेकिन कल रात फिर 9 बजे आपसे मुलाकात होगी आपके मुद्दे, आपकी खबरों से जुड़े और आपकी सरोकार को लेकर, क्योंकि पटियाल का आपसे वादा है कि जहां आपकी आवाज होगी वहां पर वो आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए पहुंच जाएगा। पब्लिक इंटरेस्ट में आज इतना ही, कल रात मुलाकात होगी। शुभ रात्रि।